गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज पार्ट बी का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट क्लास में, तो आज हम पार्ट बी को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो उसके कारण थोड़ा पार्ट बी को हम स्लो कर दिया था। बट डोंट वरी, अब से पार्ट बी कंटिन्यू मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। हर एवरी वन मतलब वीक में 3 डेज तुम लोगों को पार्ट बी अभी हम प्रोवाइड करेंगे। बट देखो, मेरा एक हॉबी है, मेरा एक नेचर है, फर्स्ट जो चैप्टर होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, मैं उसको ऑलवेज ना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद ही उसके बाद चैप्टर में बैठ आगे जाता हूँ। प्रॉब्लम है कि अगर फर्स्ट चैप्टर को तुम अच्छे से कर लिए तो ये मेरा चैलेंज है, तुमको आने वाला कोई भी चैप्टर पार्ट बी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम पार्ट बी का जो उस दिन इंट्रोडक्शन का एक क्लास दिए थे, और आज भी हम पूरा बैलेंस शीट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, करके जो वर्ड है वो बैलेंस शीट में, तो उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा ना, तुम लोग आगे चल के फ्यूचर में तुम लोग सीए करोगे, सीएस करोगे, बीबीए करोगे, बहुत सारा कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेस है वो सब करोगे, या बीकॉम करने, तो बेसिक ना स्ट्रांग होना चाहिए। उस टाइम में तुम लोग से पूछेगा क्लास 12 में कहाँ पे पढ़ता था, कुछ आता नहीं है, तो मैं पूरा डिटेल्स में एक वर्ड मीनिंग बैलेंस शीट का क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो मैं पता नहीं तुम लोग का अदर्स कैसे पढ़ाया जा रहा है, आई डोंट नो। ऐसा नहीं कि मैं पार्ट बी स्टार्ट किया, चलो आज ये चैप्टर कर लेते हैं, ये चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं, उससे क्या होता है, नॉलेज हम लोग को बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है, उससे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो कभी भी तुम कोई भी चैप्टर मिस नहीं करेगा। तुम लोग जब क्लास 12 के बाद जब तुम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स करने जाओगे तुम लोग, तो वहां भी तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज तुमको तुम्हारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आज का चैप्टर काफी लंबा, आज का जो वीडियो काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि देखो फर्स्ट चैप्टर है तुम लोग का प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, सेकंड चैप्टर है कंपैरेटिव, थर्ड चैप्टर है कॉमन साइज, उसके बाद एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। तो जानते हो तुम लोग 1 2 3 4, ये जो 4 चैप्टर का जो मैंने अभी नाम बताया, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट और अकाउंटिंग रेशियो, ये 4 चैप्टर के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा बोलो, तो बार बार तुम रट्टा मारते रहेगा, बार बार तुम रट्टा मारते रहेगा, उससे होता नहीं है। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो ब्रेन में वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो इसलिए हम बैलेंस शीट को पूरा डिटेल्स में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर के लिए हड़बड़ी मत करो, मेन है कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा तुमको ग्रीप और स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगा अकाउंट्स में। और मैं चाहता हूं कि सारा स्टूडेंट का अकाउंट्स में ग्रीप और स्ट्रेंथ हो। वो नॉर्मल ऊपर ऊपर से सम बना लिया, उससे नॉलेज नहीं होता है। अगर तुम परफेक्ट बनना चाहता है अकाउंट्स में, अच्छा स्टूडेंट्स बनना चाहता है अकाउंट्स में, देन यू मस्ट हैव द फुल टोटल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट, जब हम लोग क्लास 11 में जब फाइनल अकाउंट किए थे, उसमें जब हम 11 का बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जब हम बैलेंस शीट हम लोग जब कर रहे थे, तो तुम गौर से देखना, हम लोग बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते थे। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब है ऐसे करते थे, इस फॉर्म में। इधर में हम लोग लेते थे लाइबिलिटीज, ओके, और इधर में हम लोग लेते थे एसेट्स। आई थिंक ये सब मालूम ही है तुम लोग को। इस टाइप से हम लोग बैलेंस शीट करते थे, और हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है लास्ट में बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। इधर 5 लाख है तो इधर भी 5 लाख, इधर 10 लाख है तो इधर भी 10 लाख। तो लास्ट टाइम में बोथ साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, अगर इक्वल नहीं तो हम लोग समझ जाता है कि क्वेश्चन सॉल्यूशन में कहीं पे रॉन्ग हो गया। बैलेंस शीट टैली कर नहीं करने का मतलब है कहीं समथिंग 100% कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। इसलिए बैलेंस शीट को टैली करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्लास 11 का बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कस करें। ओके, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब इस वे में है, ठीक है, रो वाइज में हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11 में जो बैलेंस शीट बना रहा था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा था। और एक चीज देखना, हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, इधर में लाइबिलिटीज और इधर में एसेट्स। तो हम फिर से छोटा सा बोल रहे हैं, बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडिविजुअल का, कोई भी इंडिविजुअल का XYZ का, उसका फाइनेंशियल पोजीशन जज करने का, चेक करने का एक जरिया होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग ये जज कर सकते हैं ना कि वो फाइनेंशियली, वो आदमी इकोनॉमिकली, वो आदमी कितना स्ट्रांग है। एसेट साइड में क्या होता है, जैसे मान लो हम नॉर्मली घर का ही बात कर रहे हैं, किसी का भी पेरेंट्स XYZ है, उसका पेरेंट्स बिजनेस कर रहा है, अच्छा अर्निंग्स कर रहा है, उसका पेरेंट्स के पास बहुत सारा घर है, लैंड एंड बिल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वो बहुत सारा, उसका पेरेंट्स बहुत सारा एसेट्स बना के रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग है, घर पे एक कार है, बाइक है,
ठीक है, ये सब एसेट्स हुआ, क्लियर ना। इसके अलावा वो जो पेरेंट्स, उसके हाथ में कुछ लिक्विड कैश भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश इन हैंड। इसके अलावा बैंक बैलेंस है ना, ये सब एक एक करके बहुत सारा एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं ना, देखो पेरेंट्स हमेशा याद रखना, हम नॉर्मल घर का बात बता रहा था कि तुमको बैलेंस शीट समझ में आया। हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरा महीना भर साल भर अर्निंग करते हैं और उस कमाया हुआ पैसा से हम लोग को ऊपर एक्सपेंस करते हैं। पेरेंट्स को हमेशा कोशिश रहता है कि मेरा बच्चों का लाइफ स्टाइल, आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि तुमको अच्छा स्कूल में एजुकेशन देते हैं, अच्छा अच्छा तुम लोग को खाना पीना देते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन्स यानी प्रोटीन वाला खाना देते हैं, कि तुम लोग अच्छा हेल्थ वाइज अच्छा हो, तुम लोग फ्यूचर अच्छा हो, स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ट्यूशन दे रहे हैं तुम लोग को, तुम्हारे ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, घर में कपड़ा है, क्या होता है क्लोथिंग है, गारमेंट्स है, फूडिंग्स है, सब कुछ करते हैं। और ये सब करने के बाद जो सेविंग से, अर्निंग से अगर कुछ बच जाता है ना, तो पेरेंट्स बच्चों का फ्यूचर के लिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। किसी का नाम से LIC कर दिए पेरेंट्स, इन्वेस्टमेंट। बैंक में FD कर दिए, इन्वेस्टमेंट। बहुत तरह का इंश्योरेंस लेके रखे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, तो इस टाइप से पेरेंट्स बहुत सारा एसेट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा एसेट्स होगा उतना ही पेरेंट्स स्ट्रांग होगा, यानी कि वो XYZ ABCD जो भी है वो उतना ही इंडिविजुअली, उतना ही वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक उसी तरह ना पेरेंट्स का एसेट्स के साथ साथ कुछ लाइबिलिटीज भी होता है। लाइबिलिटीज का मतलब है कैपिटल, मतलब कितना रुपीस का टोटल कैपिटल लगा के बिजनेस में लगाया है पेरेंट्स। हम ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम बिजनेस से हटके, हम देखो जितना नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बुक का लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। जितना सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो जब तुम बुक का लैंग्वेज देखोगे तो चुटकी में आराम से सब कुछ समझ में आएगा बैलेंस शीट क्या। पेरेंट्स जो बिजनेस करते हैं उसमें कितना कैपिटल लगा के रखे, हो सकता है थोड़ा बहुत बिजनेस में लोन लेके रखे हो, बैंक लोन, हो सकता है फ्रेंड या रिलेटिव से भी कुछ लोन लेके रखे हो। पेरेंट्स गुड्स जब बिजनेस करते हैं तो सामान उधार में खरीदते हैं, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, स्टाफ और स्टाफ को कुछ देना है, कुछ रेंट देना है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बाकी है। तो देखो ये एसेट्स और लायबिलिटीज होता है ना, हम लोग बोल सकते हैं ये एक ही कॉइन का ना डबल साइड है, मतलब ये दोनों हमेशा साथ साथ में चलेगा, तुम इससे बच नहीं सकते। तुम्हारे पास एसेट्स है तो 100% कुछ ना कुछ लायबिलिटीज थोड़ा बहुत सबका रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है फिर भी देखो लायबिलिटीज आदमी कुछ ना कुछ रखता है। बोलेगा जब मेरा पैसा है, अगर लोन लेके मेरा काम निकल जा रहा था, जो पैसा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसको हम लोग FD कर लेंगे, वहां से अपना इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, जब में लोन से काम निकाल लेंगे। तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो क्लास 12 में जाकर के तुम लोग सीखेगा, सॉरी तुम लोग BST में, क्लास 12 में तो ऑलरेडी है ही, तुम लोग जब BST करेगा ना पार्ट भी, तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग सीखते हैं जो भी है। तो ये मेरा एसेट्स और लायबिलिटी। एक्चुअली में क्या होता है ना, एसेट साइड में एक इंडिविजुअल, एक बिजनेसमैन, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एक एक करके सारा एसेट्स दिखाता है, उसके पास वो कौन कौन सा एसेट्स एक्वायर्ड किया, उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग कितना, प्लांट एंड मशीनरी कितना, फर्नीचर कितना है, स्टॉक कितना गोडाउन में, कैश में कितना बैलेंस है, बैंक में कितना बैलेंस है, FD कितना किया हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ, मार्केट में किससे किससे पैसा उसको लेना है, अमाउंट इज टू बी रिसीवेबल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना, जो पैसा लेना है वो सब एसेट्स में आएगा। और इसके अपोजिट होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब है एनी अमाउंट विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर। बैंक को कितना लोन देना है, फ्रेंड से लोन लिया तो उसको कितना देना है, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया उसको कितना पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस मतलब कुछ एक्सपेंस है, खर्चा करवा लिया, पैसा देना बाकी है, दैट मींस ये मेरा लायबिलिटीज है। देखो इससे पता चलता है, बैंक से लोन लिए तो बैंक को पे करना है, फ्रेंड से लोन लिए फ्रेंड को पे करना है, गुड्स क्रेडिट में परचेस किए उसको हम लोग बोलता है क्रेडिटर। क्लास 11 का तुम लोग बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तो क्रेडिटर को पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ काम करवा लिए, खर्चा हो गया, स्टाफ का 2 महीने का सैलरी पेंडिंग करके रख दिए, तो सब मेरा लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उसको पैसा देना, और ये मेरा लायबिलिटीज है कि टाइमली उसको पैसा दे दे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। ये सब तुम लोग अच्छी तरह से जानता है, क्लास 11 में किया भी था। ठीक है, देखो इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं ना कि अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जो अभी अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया इस ग्रुप में, तो उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं पार्ट ए का जो पहला चैप्टर उसके पीछे ज्यादा ब्रेन यूज मत करो। पार्ट बी अभी अभी स्टार्ट हुआ तो पार्ट बी को एकदम पीछे पड़ जाओ, अच्छा से हो जाएगा। और पार्ट ए का जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा वो भी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो 11 में हम नहीं बताए थे जानबूझ करके, कि उस समय ज्यादा डिटेल्स में तुम लोग नया नया अकाउंट्स ज्वाइन किया, ज्यादा टेक्निकल बात बता नहीं सकते तुम लोग को। देखो लायबिलिटीज का मतलब होता है कि एनी अमाउंट विच इज पेबल टू द आउटसाइडर। मेरे ऊपर कोई लोन है, मेरे ऊपर कोई डेट है, ठीक है, आउटसाइडर को पे करना, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं।
लेकिन गौर से देखो, ये जो अमाउंट है कैपिटल, ये तो कोई लाइबिलिटीज नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, फिर भी इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में रखते हैं क्योंकि हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, तो ये सब तो चलो बाहर वाला से पैसा हम लोगों से, हम लोग बिजनेसमैन है, ये बाहर वाला लोग हम लोग से पाता है, ये मेरा लाइबिलिटीज है, ये सब देना है। बट कैपिटल तो मेरा पैसा, ये किसी को देना नहीं है। तुम बिजनेसमैन है, तुम जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो तुम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, ये तो तुम्हारा अपना खुद का ओन पैसा है, ये किसी को देना नहीं है, तो ये लाइबिलिटीज कैसे हो गया? ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसको एक्चुअली में हम लोग लाइबिलिटीज नहीं बोलेंगे, इसको एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे इक्विटी। इक्विटी का मतलब ओनर, मालिक का, जो बिजनेस का जो ओनर है, जो बिजनेस का जो पार्टनर लगा, उसका अपना खुद का लगाया हुआ पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। बट जब क्लास 11 में हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे फाइनल अकाउंट से, उसमें हम लोग लाइबिलिटीज लिखते थे, इक्विटी वर्ड यूज नहीं करते थे। हम लोग मान लेता था कि ये कैपिटल भी लाइबिलिटीज का एक पार्ट है। क्यों ऐसा मानता था? तो हम लोग क्लास 11 में बोले थे, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब इस कॉन्सेप्ट में बोला गया कि जब भी तुम बिजनेस करो या जब भी तुम अपना अकाउंट मेंटेन करो, भले तुम बिजनेस का ऑनर है, तुम ही बिजनेस का ऑनर है, बट तुमको बिजनेस से अलग रखना पड़ेगा अपने आप को। तुम सोचेगा कि हम तो बिजनेस का ऑनर है, हम क्यों अपने आप को अलग अलग रखने का मतलब तुमको बिजनेस से हटाया नहीं जा रहा है। भाई तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा पैसा लगा हुआ, तुमको कौन हटाएगा? लॉजिक यहाँ पे ये समझना तुम लोग को कि तुम्हारा बिजनेस है, तो जब हम लोग बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करते हैं, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो उस टाइम में तुम अपने आप को भी बिजनेस से अलग रखेगा। अलग रखने का मतलब है कि तुम बिजनेस का ऑनर है, तुम बिजनेस में क्या क्या कैपिटल दे रहा है, तुम बिजनेस से क्या क्या निकाल रहा है। होता है ना, जरूरत पड़ने पर हम लोग ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, बीच बीच में कैपिटल लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, ड्राइंग्स भी करते हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग मेंटेन रखना जरूरी, इसका भी हिसाब किताब रखना जरूरी रहता है। ठीक है ना। तुम मालिक है तो उसका मतलब ये नहीं कि जब चाहो पैसा निकालो और जब चाहो पैसा डाल दो, बट हिसाब मत नहीं रखो, ऐसे नहीं चलता बिजनेस। अकाउंट्स में एक एक पैसा का हिसाब होता है। तो इसीलिए हम लोग ना सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये मान लेता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से अलग माना जाता है। बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दिया, हम लोग जब अकाउंट बनाते हैं ना तो बिजनेस बन के बनाते हैं, बिजनेस बन के अकाउंट बनाते हैं, बिजनेसमैन बन के नहीं। तो ये बिजनेस का कैपिटल है, तो ये बिजनेस का कैपिटल कहां से आया? तो ओनर दिया। कहां से आया? तो ये बिजनेस में कैपिटल ओनर प्रोवाइड किया। ठीक है ना। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर का ये पैसा है, बिजनेस का पैसा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लाइबिलिटीज मानकर लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्लास 11 में इक्विटी वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटीज और एसेट्स। अगर यहाँ पे लिखा जाए इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो ये बहुत अच्छा होता है, बट ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है 11 में जो फाइनल अकाउंट होता है वो सिंगल सोल प्रोवाइडर से बिजनेस का फाइनल अकाउंट होता है, उसका कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वो जनरली जैसे भी बना लिया जाता है, कोई सिस्टम नहीं होता, कोई सिस्टमेटिक वे में हम लोग नहीं बनाता, बस बैलेंस शीट बनाकर टैली करने से मतलब रहता है। अब क्या हो गया, क्लास 12 में हम लोग एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, और कंपनी बिजनेस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉर्म होता है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, सबसे बड़ा बिजनेस का फॉर्म होता है कंपनी। ठीक है ना। तो एक कंपनी हर एक चीज में, अगर एक कंपनी एक स्टेप भी आगे बढ़ाएगा ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ, कंपनीज एक्ट बना हुआ 2013, इस एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ, कंपनी कैसे स्टार्ट होता है, कंपनी कैसे बिजनेस करता है, कंपनी कैसे ट्रांजैक्शन करेगा, कंपनी कैसे अपना अकाउंट्स, जर्नल, लेजर बनाएगा, हर एक चीज लिखा हुआ है। इस लॉ से बाहर जा नहीं सकता, कोई भी नहीं जा सकता है। तो कंपनी का जो भी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, सबका एक लॉ बना हुआ, रूल्स बना हुआ, फॉर्मेट बना हुआ, सिस्टम बना हुआ, हम लोग उस सिस्टम से ही बनाएंगे, सिस्टम से बाहर हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो ये हम क्लास 11 का डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, फिर से बोल रहे हैं, लिखते हैं लाइबिलिटीज, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये मेरा इंटरनल है, मतलब ये मेरा खुद का अपना पैसा है, एक्चुअली में ये आउटसाइडर है, ये लाइबिलिटीज है, और हम लोग इसको बोल सकते हैं ये इनसाइडर लाइबिलिटी, मतलब ये पैसा किसी को देना नहीं है, ये मेरा खुद का पैसा, इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो आउटसाइडर जिसको सच में पैसा देना, वो मेरा एक्चुअल लाइबिलिटीज होता है। ठीक है। और बैलेंस शीट में हमेशा देखना एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्लास 11 में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो भी करता था, उसका फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, हम लोग ऐसे लिखते थे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स, ऐसे लिखता था, अगर तुम लोग को याद होगा तो, या ऐसे भी उल्टा घुमा के भी लिख सकता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला था। मतलब कैपिटल और लाइबिलिटीज का जब टोटल करेंगे तब ये टोटल एसेट्स का इक्वल होगा।
मतलब इस सबको प्लस करेंगे तभी ये इक्वल, मतलब बोलते हैं ना बैलेंस शीट बोथ साइड इक्वल होगा, तो इसमें टोटल लाइबिलिटीज के साथ कैपिटल को प्लस करेंगे, टोटल लाइबिलिटीज के साथ कैपिटल को प्लस करेंगे तभी जाकर के ये इक्वल्स टू टोटल एसेट्स होगा, यानी एसेट्स के बराबर होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपनी का बैलेंस शीट, और स्टूडेंट ध्यान रखना फॉर्मेट बहुत लेंथी है इसका, हम एक एक करके हर एक वर्ड को क्लियर करेंगे तुमको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ सम बनाने से नहीं हुआ, कॉपी फॉर्मेट देके कॉपी करके सम बना लिया और तुम सोचेगा अकाउंट्स में हम एक्सपर्ट हो गया, अब सब कुछ समझ में आ गया, भूल है तुम्हारा ये। तुम परफेक्ट तभी बनेगा जब तुम्हारा थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग होगा। तुम अकाउंट्स में तभी परफेक्शन आ जाएगा तुम्हारा जब तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट में स्ट्रांग होगा। अच्छा देखो, क्लास 12 का जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे ये हम लोग वर्टिकल बनाएंगे, 11 में हॉरिजॉन्टल बनाते थे, अभी कॉलम वाइज बनाएंगे, वर्टिकल वे में बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले लाइबिलिटीज होगा एक एक करके, उसके नीचे एसेट्स होगा। पहले क्या होता था, इधर में लाइबिलिटीज उधर में एसेट्स, वो हॉरिजॉन्टल था। अभी क्या है, ऊपर लाइबिलिटीज और उसके नीचे, जहां लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगा उसके नीचे से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एसेट्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट से अभी हम लोग बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स तुम लोग फॉर्मेट तो देखा ही होगा, फॉर्मेट में सबसे पहले ये रोमन कैपिटल 1 है, तो दो टाइप का रोमन 1 होता है, एक होता है रोमन स्मॉल 1, एक होता है कैपिटल 1। ये सब चीज भी तुम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट जैसे तैसे नहीं बना सकता, ये लॉ से आया हुआ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट एक्ट से बना हुआ लॉ है सब। और यहाँ पे आर्टिकल हम लोग जो यहाँ पे बनाएंगे ना, वो शेड्यूल 3 से बनाएंगे। पहले शेड्यूल 6 होता था, पहले का अलग रूल था, अभी नया रूल बन गया। मतलब पहले ना कंपनी का एक्ट था 1956, और इस एक्ट का शेड्यूल 6 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ था। बट अभी जनरेशन चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी चेंज हो गया। और वो जो 1956 जो एक्ट था वो भी वो कन्वर्ट हो गया, उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ, चेंजिंग आया, वो 2013 बन गया। पहले 1956 में शेड्यूल 6 में लिखा हुआ था बैलेंस शीट का फॉर्मेट के बारे में, अभी 2013 में शेड्यूल 3 में लिखा हुआ बैलेंस शीट का फॉर्मेट के बारे में। तो ये सब चीज छोटा छोटा बात है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखना, तुम लोग फॉर्मेट तो पास में है, पास में फॉर्मेट देखते रहना। सबसे पहले दिया हुआ रोमन 1, वो भी कैपिटल में 1, एक एक पॉइंट एक एक डॉट को फॉलो करना, अपना मर्जी से यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कैपिटल लेटर में लिखने का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज, इक्विटी का मतलब समझ गया, क्लास 11 में सिर्फ कैपिटल लिखते थे, इक्विटी का मतलब कैपिटल, बिजनेसमैन का अपना पैसा, तो उसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है ना, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो टोटल होगा ये टोटल एसेट्स के बराबर होगा, तब जाकर मेरा बैलेंस शीट टैली करेगा। तो हम एक एक करके वर्ड समझाएंगे, इक्विटी का क्या मीनिंग है कंपनी में, लायबिलिटीज का क्या वर्ड मीनिंग है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, यही मेन चीज है थ्योरेटिकल पार्ट। पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंडर में हम लोग लिखे थे 1, पॉइंट नंबर 1, इसके अंडर में हम लोग क्या लिखे थे, पॉइंट नंबर 1, आई थिंक ध्यान में होगा सभी को। ठीक है ना, इसके अंडर में हम लोग सबसे पहले लेता है शेयर होल्डर्स फंड। ये शेयर होल्डर एक साथ है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर अलग लिखता है, होल्डर अलग लिखता है, रॉन्ग, ऐसे एक साथ लिखना है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड सब बताएंगे इसके बारे में। इसके अंडर में आता है पॉइंट ए, इसके अंडर में आएगा पॉइंट ए, यहां पे हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कुछ एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तुम लोगों का फॉर्मेट थोड़ा हम अलग दिए, बट हमें एग्जाम्पल कुछ अलग दे रहा है, डरना मत, हम वो वाला एग्जाम्पल में भी आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। इसके अंडर में 2 एग्जाम्पल देता हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। हम बता रहे हैं सब क्या होता है सब, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद पॉइंट बी में हम लोग लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, एक एक करके आएंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस का भी बहुत सारा एग्जांपल है। तो आज ना हम लोग इतना समझेंगे। अब तुम ये मत सोचना कि इतना इतना ही, बस इतना नहीं है। बैलेंस शीट को अगर समझना था, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट समझना नहीं है, एसेट्स के बारे में तुम लोग 11 से जानता है, एसेट्स के बारे में ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मेरे को, लायबिलिटीज के बारे में मेरे को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी तुम पहले से जानता है। पूरा का पूरा बैलेंस शीट में अगर सबसे ज्यादा टेक्निकल कोई अगर पॉइंट है तो ये पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि ये इक्विटी,
ये सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है। स्टूडेंट क्या करता है, इसको बस लर्न कर लेता है, लर्न करके सम बनाना स्टार्ट कर लेता है, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ लर्न करने से नहीं होता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तुम लोग का एमसीक्यू आने लगा एग्जाम में, लास्ट 2 इयर्स, 2 साल पहले नहीं आता था, लास्ट इस ईयर से आना स्टार्ट हो गया। तो ये सब ध्यान रखना, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ता है, इससे क्या होता है तुम अपना आंसर खुद से दे पाएगा। तो शेयर होल्डर्स